फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स यानी तुलनात्मक राजनीति की। तो जानेंगे कि जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है वो क्या होती है। इसके अलावा जानेंगे कि जो तुलनात्मक राजनीति है उसका विकास कैसे हुआ यानी उसका एवोल्यूशनरी पीरियड। वहां पे हम इसके टाइमलाइन देखेंगे कि प्राचीन काल में क्या था, उसके बाद आता है पारंपरिक दृष्टिकोण, उसमें क्या था, उसके बाद आता है इसके खिलाफ आधुनिक दृष्टिकोण जिसमें आप पढ़ते हैं व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद, इसको भी समझेंगे। इसके अलावा जानेंगे कि बहुत सारी जो अप्रोच है वो मेजर अप्रोच कौन कौन सी है। तो अप्रोच का मतलब होता है किसी चीज को देखने का तरीका यानी दृष्टिकोण, उस चीज को आप कैसे देखते हैं उसके बारे में आपका क्या व्यू है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की। तो जहां पे भी आपका कंपैरिजन कंपैरेटिव जो वर्ड है वो आता है तो हमारे मन में आता है कि कंपैरिजन करना यानी तुलना करना। तो किसकी तुलना करना, यहाँ पे एक देश की शासन पद्धति की दूसरे देश के शासन पद्धति से, इसके अलावा एक चीज की दूसरे चीज से तुलना करना, तो उसको कहते हैं आप कंपैरिजन। तो यहाँ पे जो हम तुलनात्मक राजनीति जो शब्द है वहां पे क्या करते हैं कि एक देश की जो शासन पद्धति है, जैसे कि भारत में संविधान कैसे काम करता है, यहाँ पे नियम कानून कैसे बनते हैं, सरकार कैसे काम करती है, उसकी तुलना करना हमने अमेरिका के शासन से। तो अमेरिका में शासन प्रशासन कैसे चलता है, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन कैसे काम करता है, वहाँ की न्यायपालिका कैसे काम करती है, क्यों इसको दुनिया की सबसे स्ट्रांग आपका न्यायपालिका माना जाता है, उसकी हमने दोनों की कंपैरिजन करना। तो जब हम तुलना करने की बात करते हैं तो उसको कहते हैं आप तुलनात्मक राजनीति। किसी देश की शासन पद्धति की दूसरे देश के शासन पद्धति से तुलना करना, किसी देश की पॉलिटिक्स का दूसरे देश की पॉलिटिक्स की तुलना करना, तो वो है आपकी तुलनात्मक राजनीति। फिर जानेंगे इसका विकास के बारे में। तो यहाँ पे बहुत पहले आपके पारंपरिक दृष्टिकोण आते हैं, व्यवहारवाद आता है, तो उसको भी जानेंगे। इसके अलावा फिर इसमें आपका इंपॉर्टेंट है डेविड ईस्टन का इनपुट आउटपुट मॉडल। तो यहाँ पे से आपसे पूछा जाता है कि इनपुट में क्या क्या चीजें आती है, मांग और समर्थन यानी डिमांड और सपोर्ट किसमें आते हैं, इनपुट क्या होता है, इसके अलावा ब्लैक बॉक्स क्या होता है, इसके अलावा आउटपुट में आपका क्या आता है, तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा डेविड ईस्टन की बुक आपकी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ब्लैक बॉक्स क्या होता है, तो ये सारी चीजें। इसके अलावा उन्होंने व्यवहारवाद की 8 चीजें बताई थी, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा आपका यहीं से पूछा जाता है। इसके अलावा बात करते तो पारंपरिक बनाम आधुनिक तुलनात्मक राजनीति की यानी ट्रेडिशनल जो अप्रोच है आपकी मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से कैसे अलग है। तो जब हम आपकी पुरानी वाली जो अप्रोच है तो वो आपकी बहुत पुरानी हो गई थी, बहुत छोटा सा स्कोप उसका हुआ करता था, केवल संस्थान की तुलना करते थे। लेकिन जो आधुनिक थी बहुत बड़ी थी, बहुत चीजें उसमें आई, तो इसके विरोध में ये आई, पारंपरिक के विरोध में। फिर अगर हम इसका फोकस करें तो किन किन क्षेत्रों पे था, फिर अगर इसकी प्रकृति देखें तो किन किन चीजों पे था, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी आपको बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आपने देखे होंगे आते हैं। तो बात करते हैं अप्रोचेस ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की, कैसे ये इंस्टीट्यूशनलिज्म टू एक सिस्टमैटिक थ्योरी बनती है। तो सबसे पहले अगर हम इसकी जर्नी यानी इसके विकास की बात करें तो उससे पहले तुलनात्मक राजनीति क्या तो होती है, एक देश की शासन पद्धति की दूसरे देश से तुलना करना। सपोज इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, भारत में संविधान कैसे काम करता है, नियम कानून कैसे बनते हैं, संस्थाएं कैसे काम करती है, सरकार कैसे काम करती है, इसकी तुलना करना हमने किससे, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो यहाँ पे जब हम यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से इसकी तुलना करेंगे तो जानेंगे कि वहां पे आपकी कौन कौन सी चीजें अच्छी है, तो हमें पता चलेगा कि हमारे देश की शासन पद्धति में क्या कमी है, इसलिए हम तुलना करते हैं। तो सबसे पहले अगर तुलना की बात करें तो किसने तुलना की थी, तो हम सभी जानते हैं कि सबसे प्राचीन काल में अगर जो ग्रीक टाइम पीरियड है वहां पे तुलना की बात करें तो वहां पे जो तुलना है किसने की थी, सर्वप्रथम अरस्तु ने की थी 158 देशों के संविधान का। तो उन्होंने बहुत सारे देशों के संविधान का अध्ययन किया था, वहां कैसे शासन पद्धति चलती है, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन काम करता है, तो उनका वर्गीकरण भी उन्होंने किया था। तो इस कारण से अरस्तु को क्या कहा जाता है, आपका तुलनात्मक राजनीति का जनक कहा जाता है। तो ये उसका वहीं से ओरिजिन माना जाता है अरस्तु से। तो तब ये एक सेपरेट सब्जेक्ट नहीं हुआ करता था,
तब इसकी केवल तुलना करते थे लोग एक देश की शासन पद्धति से। तो बहुत सारे जो अप्रोच है इसके बाद आई, उनके पास अगर कोई काम नहीं बचा था, क्योंकि तुलना तो आपकी सब अरस्तु ने करती थी, बहुत सारे विचारकों ने आपकी पहले कर दी थी। तो उन्होंने बोला कि अब हम क्या करेंगे, इसको एक सेपरेट विषय बनाएंगे, यानी इसको एक अलग से एक सब्जेक्ट के तौर पे इसको पढ़ेंगे। तो जानते हैं इसकी एक विषय के रूप में कहाँ से शुरुआत होती है। तो यहाँ पे जान लेते हैं कि राजनीति विज्ञान की अगर हम बात करें, पॉलिटिकल साइंस की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे 3 फील्ड होते हैं पॉलिटिकल साइंस की। तो पहला होता है पॉलिटिकल थ्योरी, फिर होता है आपका इंटरनेशनल रिलेशन, और फिर होता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो वर्तमान समय में पॉलिटिकल साइंस की बहुत सारे फील्ड हो चुके हैं। इसमें लोक प्रशासन आता है, विदेश नीति जो कि पहले इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर ही आती थी, पॉलिटिकल थ्योरी में ही पॉलिटिकल थॉट पहले आता था, लोक प्रशासन हो गया जो कि इन सब पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर ही आता था। लेकिन जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है वो एक सेपरेट सब्जेक्ट कब बना। तो राजनीति विज्ञान के 3 घटकों में से कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को भी एक आपका माना जाता है। तो ये 3 घटक रहे आपके। तो 19वीं सदी में एक आधुनिक उपागम अध्ययन के रूप में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का आपका क्या होता है, विकास होता है। तो इसका विकास कहाँ पे होता है, 19वीं सदी में आपका यूएस में। तो अमेरिका विश्वविद्यालयों में बहुत सारा अनुसंधान होता है, आपका बड़े पैमाने पे बहुत सारा विकास होता है। तो यहीं से आपकी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की शुरुआत मानी जाती है, एक सेपरेट सब्जेक्ट के रूप में, एक अलग विषय के रूप में इसकी शुरुआत अमेरिका से मानी जाती है। जब भी आपको गुस्सा आए कि ये यूनिट बहुत कठिन है, तो आप यूएस पे अपना गुस्सा निकाल सकते हैं, क्योंकि ये इसका उद्गम वहीं से हुआ है, एक सेपरेट सब्जेक्ट के रूप में। पहले तो केवल तुलना होती थी आपके अरस्तु के समय, और बहुत बड़े पैमाने पे ये जो एकेडमिक है उनका मतलब रिसर्च है उनका पार्ट बनता है कब, 1970 के अराउंड। तो वहीं से इसकी तुलना मानी जाती है, एक सेपरेट विषय के रूप में इसका उद्गम कब होता है, 1970 में। कहाँ से, यूएस से। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जान लेते हैं इसकी जो विकसित कैसे बदलाव होता है। तो पहले क्या होता था आपका, जो पहले का जो दृष्टिकोण होता है तो था आपका, अगर उसकी बात करें तो वहां पे केवल तुलनात्मक सरकार और तुलनात्मक राजनीति होती थी, यानी केवल तुलना की जाती थी एक देश की सरकार की दूसरे देश की सरकार से। तो बहुत सारे यहाँ पे जो पूर्व का उपागम था, जिसको आप पारंपरिक उपागम भी कहते हैं, तो वो क्या था, बहुत संकीर्ण था। यानी इसका जो दायरा था आपका, ये फर्स्ट अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच, जो कि अरस्तु के बाद आती है। यानी अरस्तु ने सबसे पहले प्री मॉडर्न टाइम पीरियड में लगभग तीसरी से मतलब 18वीं सदी तक इसकी तुलना कर दी थी। तो उसके बाद आती है क्या, ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसको आप परंपरागत उपागम कहते हैं। इसका दायरा जो था काफी संकीर्ण था, काफी छोटा था। और यहाँ पे क्या होता था कि अगर आपको किसी देश का अध्ययन करना है, तो वहां पे आप ये अध्ययन नहीं करेंगे कि लोग राजनीति के बारे में क्या सोचते हैं, देश का प्रधानमंत्री कौन है, शासन व्यवस्था कैसे चलती है, लोगों का व्यवहार क्या है। वहां पे आप अध्ययन करेंगे सिर्फ उस देश के संविधान की। आपने एक देश के संविधान का, उसके नियम कानून का अध्ययन कर दिया, तो समझ लो आपने उस देश के पूरी शासन पद्धति का तुलना कर दिया। तो इस कारण से इसको बहुत नैरो माना जाता था। बाद के जो विचारक आए आधुनिक काल में, इन्होंने बोला कि कैसे आप ये मान सकते हैं कि अगर आपने एक देश का संविधान का अध्ययन कर लिया तो लोगों का व्यवहार क्या है, लोगों का राजनीति में पार्टिसिपेशन क्या है, आपको इसका पता ही नहीं चलेगा। आपका लीडर कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, उसकी जो नीतियां है वो कैसी है, वो सारा अध्ययन हम कहाँ पर करेंगे, आधुनिक जो उपागम है उसमें। तो यहाँ पे केवल क्या होता था, आपका कानून और औपचारिक ढंग से इसका अध्ययन किया जाता था। केवल फॉर्मल जो इंस्टीट्यूशन है, लाइक संविधान हो गया और आपका कानून हो गया, इसके अलावा इसको दार्शनिक भी आपका कहा जाता था। इतना ही इसमें तुलना होती थी और कुछ नहीं। आपको लीडर कौन है इसकी तुलना नहीं करनी है, लोग क्या सोचते हैं उसकी तुलना नहीं करनी। ये सब कितना आएगा आपका मॉडर्न। तो ये इसके खिलाफ आया, इसने बोला कि बहुत सारी चीजें आपको कंपैरिजन करना होता है, संविधान ही सिर्फ मायने नहीं करता है, मतलब मायने नहीं रखता है। तो तब आता है आधुनिक। तो आधुनिक जो दृष्टिकोण था उसका दायरा जो था बहुत बड़ा था, कॉम्प्रिहेंसिव था, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड थी। वहां पे लोगों का एटीट्यूड क्या है, मतलब देश की शासन पद्धति के प्रति लोगों का व्यवहार क्या है,
वो क्या सोचते हैं चुनाव के बारे में, उनको कितनी जानकारी है, जो सरकार है उसके बारे में उसको कितनी जानकारी है, वहां पे प्रक्रिया क्या है, जो कार्य प्रणाली कैसे होती है, वैज्ञानिक विश्लेषण पे सब जोर कौन देता है, आपका आधुनिक उपागम। तो पुराना वाला बहुत छोटा था, केवल संविधान का और कानून का अध्ययन करता था, लेकिन जो आधुनिक काल में आया वो काफी बड़ा था। तो पहले क्या आया, यहाँ पे इसकी टाइमलाइन दी हुई है कैसे इसकी उत्पत्ति होती है। तो प्री मॉडर्न टाइम पीरियड में, तो जो कि 3 BC टू आपका 18 BC तक यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे इसकी जो तुलना है वो कब की गई थी, अरस्तु के काल में, यानी ग्रीक पॉलिटिकल थॉट का जो टाइम पीरियड था वहां पे। तो उन्होंने सबसे पहले जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, एक देश का संविधान का अध्ययन किया था, बहुत सारे देशों का संविधानों का अध्ययन अरस्तु ने किया था, इस कारण से उनको फादर कहा था। फिर आता है ट्रेडिशनल अप्रोच। तो ट्रेडिशनल जो अप्रोच है, परंपरागत उपागम है, उसका ही पार्ट है आपका क्या, संस्थागत उपागम। तो इसमें आता है आपका संस्थागत उपागम किसका पार्ट है, जो परंपरागत उपागम है। इसके अलावा आधुनिक उपागम के बहुत सारे आपके पार्ट है, आप आगे जाके पढ़ेंगे। तो इसके मेनली 2 पार्ट है आपके, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद। तो व्यवहारवाद में भी बहुत सारी आपकी चीजें आती है। तो पहले ये 4 काफी इंपॉर्टेंट है आपके। तो इनका टाइम पीरियड इंस्टीट्यूशनल का 18 से सेंचुरी से 1950 तक, यानी जो ट्रेडिशनल अप्रोच परंपरागत उपागम का पार्ट है। फिर आता है व्यवहारवाद, जो कि किसके खिलाफ आता है, आपका परंपरागत उपागम के खिलाफ आता है, कब, 1950 में, और इसका टाइम पीरियड 1970 तक। फिर आता है उत्तर व्यवहार, जो व्यवहारवाद के खिलाफ तो नहीं आता है, बल्कि व्यवहारवाद में और अधिक सुधार करता है, क्योंकि ये एक दो मतलब इसको देने वाले सेम व्यक्ति थे आपके, डेविड ईस्टन, दोनों ने ही मतलब उन्होंने ही व्यवहारवाद भी दिया, उत्तर व्यवहारवाद भी उन्होंने दिया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो हमने देखा कि अर्ली टाइम पीरियड में क्या होता था। तो सबसे पहले तुलना की थी किसने, अरस्तु ने। पूर्व आधुनिक इसको माना जाता है, यानी आधुनिक से थोड़ा पहले। तो 158 देशों के संविधान की तुलना की थी और काल्पनिक प्रमाणिक इन्होंने इसको माना था। फिर आता है आपका क्या, ट्रेडिशनल अप्रोच, जहाँ पे आपके बहुत सारे थिंकर आते हैं, जैसे कि मॉन्टेस्क्यू हो गए, वो यूके और फ्रांस की जो प्रणाली है उसका अध्ययन करते हैं, वहां पे शक्तियों का पृथक्करण के बारे में बताते हैं। इनको अमेरिकी जो संविधान का बौद्धिक पिता भी उनको कहा जाता है, किसको, मॉन्टेस्क्यू को। तो इनकी एक पुस्तक है द स्पिरिट ऑफ लॉ, जो कि 1748 में उन्होंने लिखी थी। शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत उन्होंने उसमें दिया है, और ये यूरोसेंट्रिक है, ये भी आपकी अच्छी नहीं है। ये आई थी 1800 से 20वीं सदी तक, लगभग 1950 तक। फिर आता है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के बारे में जान लेते हैं। ये ट्रेडिशनल जो अप्रोच है उसका पार्ट है, परंपरागत उपागम का पार्ट माना जाता है किसको, संस्थागत उपागम को। तो यहाँ पे संस्थागत उपागम, संस्था का मतलब क्या होता है कि एक संस्था है, एक संविधान बना दिया, उसका अध्ययन कर दिया, उसके नियम कानूनों का अध्ययन। तो ये क्या है, कानूनी राजनीतिक प्रणाली को निर्धारित करती है, कौन सी, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। तो इसके 5 विशेषताएं हैं। तो पहला है लीगल, यानी केवल यहाँ पे कानून का अध्ययन किया जाता था, वैधानिक पद्धति का अध्ययन किया जाता था, किसमें, इसमें जो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है। फिर है संरचना, एक देश का संविधान कैसे काम करता है, कैसी उसकी संरचना है, उसका अध्ययन किया जाता था। फिर होलिज्म, यानी समग्रतावाद, ऐतिहासिक, यानी इसको दार्शनिक ऐतिहासिक कह के इसकी आलोचना की जाती थी। और जो प्रमाणिकता है, नॉर्मेटिविटी है, उसका अध्ययन, यानी मानकी का अध्ययन, मूल्य व्यवहार इसमें होता था। ये आपका व्यक्तिगत व्यवहार की उपेक्षा करता था, केवल संस्था का अध्ययन करके ही हम बोलता था कि हमने पूरे देश की शासन पद्धति का अध्ययन कर दिया। हमने ये नहीं जाना कि वहाँ का प्रधानमंत्री कौन है, लोगों का क्या एटीट्यूड है, लोगों का क्या कल्चर है, लोगों का क्या व्यवहार है, इन सब का अध्ययन हमने नहीं किया, केवल किया संविधान का अध्ययन, केवल संस्था का अध्ययन, और व्यक्तिगत व्यवहार की उपेक्षा कर दी। फिर इसके जो इम्पोर्टेंट थिंकर है वो कौन कौन से हैं, तो जेम्स ब्राइस हो गए, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी मॉडर्न डेमोक्रेसी नाम से। इसके अलावा कॉमनवेल्थ करके इन्होंने एक पुस्तक और लिखी थी, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपकी पूछी गई है। फिर है और लॉरेंस लावेल, इनकी जो गवर्नमेंट एंड पार्टीज इन कॉन्टिनेंटल यूरोप। फिर है हरमन फाइनर, इसके अलावा कार्ल फ्रेडरिक, ये इसके इंपॉर्टेंट थिंकर है, किसके, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, जो कि परंपरागत उपागम का पार्ट है। फिर आता है रॉय मैथोडिस्ट, आते हैं कब, 1955 में। उन्होंने
आलोचना की किसकी? पारंपरिक दृष्टिकोण की। इन्होंने बताया कि हम क्या कर रहे थे, केवल तुलनात्मक सरकार और तुलनात्मक राजनीति का अंतर कर रहे थे। आज तक हमने कुछ नहीं किया, केवल अंतर किया कि एक देश की सरकार कैसे काम करती है और एक देश की राजनीति कैसे चलती है। तो बताइए ये काफी संवेदनशील है, इसलिए उन्होंने इसको बहुत सारा क्रिटिसाइज किया, बोला कि ये गैर तुलनात्मक है, आपने कोई तुलना नहीं की है, खाली आप बोल रहे थे कि हम तुलना कर रहे हैं। तो ये इसको क्रिटिसाइज करते हैं, आपने कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं की है, आपने कुछ भी नहीं किया है। फिर बोलता है ये खाली वर्णन करता है, इसने तो थोड़ा थोड़ा जाना और कुछ नहीं जाना। फिर बोलते हैं ये संकीर्ण है, ये छोटा है, नैरो है, ये व्यक्तिगत व्यवहार को इग्नोर करता है, इसका अध्ययन नहीं करता है, इलेक्शन को इग्नोर करता है, लोगों का क्या व्यू है इलेक्शन के प्रति, प्रधानमंत्री कौन है इसका अध्ययन नहीं करता है। केवल आपने संविधान का अध्ययन किया और बोल दिया कि मैंने पूरे भारत का अध्ययन कर दिया। ओके। फिर है स्टैटिक, काफी स्थिर है, एक ही जगह पे आपका टिका हुआ है संविधान, मतलब वहां पे बदलाव नहीं होता है। बोला कि ये आपका मोनोग्राफिक है, यानी एक ही आयाम इसके है। तो ये 5 शब्द भी आपको बहुत बार आपके पूछे जाते हैं कि कौन कौन से रॉय मैक्रेटिस ने दिया। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? तो कंपैरेटिव गवर्नमेंट करके इनकी पुस्तक थी, जो जिसमें उन्होंने परंपरागत अप्रोच की क्या की है? आलोचना की है। अब आता है क्या? आपका व्यवहारवाद। तो आधुनिक जो उपागम है उसी का पार्ट है क्या? व्यवहारवाद। तो जो कि काफी बड़ा है, आपका 1950-60 के दशक में आता है, जहां पे कौन आते हैं? हेराल्ड लॉसवेल का नाम आपने सुना होगा, जो गेब्रियल आलमंड जैसे जो विद्वान है वो बहुत सारे आते हैं, बोलते हैं कि इसका जो क्षेत्र है काफी बड़ा है और परंपरागत जो उपागम है उसकी आलोचना करते हैं। बोलते हैं कि आज तक हमने केवल संस्था का अध्ययन किया, अब हमें प्रोसेस यानी प्रक्रिया का अध्ययन करता है कि सच में आपका मतलब सच में आपका राजनीतिक पद्धति कैसे चलते। तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट दृष्टिकोण है। एक है क्या? आपका पारंपरिक दृष्टिकोण, दूसरा है जो आधुनिक दृष्टिकोण है, उसमें आपके व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद आते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं आधुनिक दृष्टिकोण के बारे में, जिसको आप उत्तर व्यवहारवाद आपका कहते हैं। यानी पहले पढ़ेंगे व्यवहारवाद के बारे में। तो सबसे पहले व्यवहारवाद क्या होता है? व्यवहारवाद जो है केवल राजनीति विज्ञान में आपका नहीं आया, पूरे जितने भी विषय है, जैसे सोशियोलॉजी हो गया, जैसे एजुकेशन हो गया, हर क्षेत्र में आपने व्यवहारवाद के बारे में सुना होगा। आपने बहुत सारी व्यवहारवाद से रिलेटेड थ्योरी पढ़ी होगी, जैसे बीएड में थॉर्नडाइक की थ्योरी हो गई, क्लासिकल जो थ्योरीज हो गई, वहां पे बच्चों के व्यवहार के बारे में वो अध्ययन करती है। तो व्यवहारवाद केवल राजनीति में नहीं आया, हर फील्ड में आया ये। और चार्ल्स मैरियम व्यवहारवाद की जनक कही जाती है। कौन? चार्ल्स मैरियम। लेकिन व्यवहारवाद को पॉलिटिकल साइंस में किसने अप्लाई किया था? डेविड ईस्टन ने। तो इस कारण से इनको जनक माना जाता है। किसका? व्यवहारवाद का। तो व्यवहारवाद का मतलब क्या होता है कि व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करना, वो क्या सोचता है, उसका दृष्टिकोण क्या है, इसके अलावा उसकी जो संस्कृति है वहां पे कहाँ से बिलोंग करता है, इसके अलावा संरचना, कार्यात्मक पद्धति का आपको अध्ययन करना। तो व्यवहारवाद एक वैज्ञानिक क्रांति थी जो कि पॉलिटिकल साइंस को क्या करती थी? आपके प्योर साइंस बनाने की बात करती थी। तो और क्षेत्र में भी व्यवहारवाद आया, जहाँ पे आपका व्यवहार पे काफी जोर देने लगा। लेकिन पॉलिटिकल साइंस को सबसे पहले इन्होंने बोला कि हमें इसमें वैल्यू पे अब बल नहीं देना है, हमें किस पे बल देना है? फैक्ट पे, यानी तथ्यों पे बल देना है। वैल्यू को कहीं ना कहीं ये इग्नोर करने लग गए थे। और आपको पता होगा कि साइंस में फैक्ट, तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, मूल्यों का अध्ययन वहां पे नहीं किया जाता है। तो राजनीति को एक शुद्ध विज्ञान बनाने की प्रक्रिया यहीं से चलती है, व्यवहारवाद से। डेविड ईस्टन से 1950 से 1970 इसका टाइम पीरियड माना जाता है। ये बोलते हैं कि क्वेस्ट फॉर प्योर साइंस एंड वैल्यू फ्री स्टडी, हमने इसको क्या करना है? राजनीति विज्ञान को एक शुद्ध विज्ञान बनाना है और मूल्य मुक्त अध्ययन की खोज करनी, जहाँ पे लोगों के व्यवहार इन सब का किसी भी प्रकार का अध्ययन नहीं हो। तो व्यवहारवाद जो कि मूल्य पे बेस्ड नहीं था, जो किसी भी चीज पे आपका बेस्ड नहीं था, तो मूल्यों की उपेक्षा की गई, केवल आपके तथ्यों पे ध्यान देता था। कौन? व्यवहारवाद। तो बिलीव इन यूनिफॉर्मिटी फॉर ह्यूमन बिहेवियर, यानी मानव व्यवहार की एक रूपता में विश्वास, कि मानव व्यवहार एक ही जैसा होता है, उसकी संस्कृति एक ही जैसी होती है, इस तरह से एक रूपता में विश्वास करता था। तो डेविड ईस्टन जैसे विचारकों ने, चार्ल्स मैरियम ने इसका नेतृत्व किया था। राजनीति के क्षेत्र में इसको पॉलिटिकल साइंस में किसने अप्लाई किया? आपका
डेविड ईस्टन है। फिर आता है उत्तर व्यवहार। आप ये कहाँ पे जाते हैं, अमेरिका का एक सोसाइटी बनी थी 1969 में, उसका नाम था आपका अमेरिकन सोसाइटी करके। तो वहां पे जाते हैं, बोलते हैं कि गलती हो गई भाई, अब तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसका नाम था अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन। तो उसके हेड होते हैं डेविड ईस्टन। तो वो वहां पे जाते हैं, बोलते हैं कि गलती हो गई, मैंने क्या किया, आपका वैल्यू को इग्नोर कर दिया, अब मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ। तो तब वो लाते हैं आपके क्या, उत्तर व्यवहारवाद। तो उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण भी जिसको कहा जाता है आपका। तो ये उत्तर व्यवहारवाद 1970 में आया था। ये भी डेविड ईस्टन ने दिया, जब उन्होंने बोला कि मैंने अब वैल्यू पे फोकस करना है, वैल्यू भी काफी इंपॉर्टेंट है, हम पॉलिटिकल साइंस को एक प्योर साइंस आपका नहीं बना सकते। फिर बोलते हैं कि भाई साहब मेरे से थोड़ा भूल हो गई, अब हम क्या करेंगे, वैल्यू और फैक्ट दोनों को मिश्रित करेंगे, दोनों का अध्ययन करेंगे। तो ये आपका व्यवहारवाद के खिलाफ नहीं आया था, बल्कि व्यवहारवाद में और अधिक सुधार करने के इसकी कुछ मांगे थी कि हम व्यवहारवाद में और अधिक सुधार करेंगे, लोगों के बिहेवियर को अच्छे से आपका जानेंगे। तो सामाजिक वास्तविकता को सुलझाने पे इन्होंने ध्यान दिया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद में अंतर यहाँ पे है कि व्यवहारवाद जो है केवल फैक्ट की बात करता है, केवल तथ्यों की बात करता है, राजनीति विज्ञान को प्योर साइंस बनाने की बात करता है। इसमें मूल्यों को इग्नोर, सिस्टमैटिक स्टडी पे आपका फोकस किया जाता है और लोगों की जो भूमिका होती है, जो हम बहुत सारी चीजें होती है, उसका अध्ययन करने पे बल नहीं देता है। लेकिन जो उत्तर व्यवहारवाद होता है वो आपका वैल्यू, फैक्ट, बहुत सारी दोनों को मिश्रित करके चलता है। बोलता है कि आपका लोगों का व्यवहार भी इम्पोर्टेंट है, फैक्ट भी आपके इम्पोर्टेंट है। फिर आता है अप्लाइड साइंस। ये प्रासंगिकता, रेलिवेंस पे बल देता है और एक्टिव रोल की बात करता है। आज केवल ये परिचय है आपका, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, कल हम 1 बाय 1 हर एक दृष्टिकोण को आपको पढ़ेंगे। फिर आता है जनरल सिस्टम थ्योरी। ये डेविड ईस्टन की है, ये बहुत पूछी जाती है आपकी। तो यूनिट एंड बाउंड्रीज, इनपुट आउटपुट क्या है इसमें। तो ये इनका जो ब्लैक बॉक्स मॉडल है, यहाँ से आपके बहुत सारे प्रश्न पूछे, जैसे कि इनपुट में क्या क्या आता है, मांग और समर्थन, आउटपुट में क्या क्या आता है, कैसे करके जो निर्णय होते हैं वो आपका, पहले तो आपकी जो मांगे उठती है समाज में, फिर पर्यावरण में वहां पे जाती है, जैसे कि कंप्यूटर का जो मॉडल होता है, प्रोसेसिंग होती है, फिर आपका आउटपुट निकलता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी इनके द्वारा दिया गया। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न है, जैसे कि तुलनात्मक राजनीति के संबंध में सही कथनों का चयन कीजिए। पारंपरिक दृष्टिकोण मूल्य भारित अध्ययन पे जोर देता है, यानी वैल्यू लेडन स्टडी पे जोर देता है, यस देता है। इसमें वैल्यू का अध्ययन किया जाता था पारंपरिक दृष्टिकोण में। लेकिन व्यवहारवाद एक महत्वपूर्ण पारंपरिक दृष्टिकोण है। नो, व्यवहारवाद क्या है आपका, आधुनिक दृष्टिकोण है। तो यहाँ से आपका बी गायब हो गया, बी गया, बी गया, तो क्या बचा, ए सी डी। डेविड ईस्टन व्यवहारवाद के प्रमुख विचारक है, यस। डेविड ईस्टन ने इनपुट आउटपुट विश्लेषण में चर है, जैसे कि इनपुट में क्या हो गया, मांग, समर्थन और प्रक्रिया, यानी डिमांड, सपोर्ट एंड फीडबैक, ये इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर हमारा सामने आया, बी वाला आपका रॉन्ग है। ये क्या है, ट्रेडिशनल बिहेवियर इज नॉट ट्रेडिशनल, यानी ये आपका परंपरागत दृष्टिकोण नहीं है। व्यवहारवाद आधुनिक दृष्टिकोण में आपका ये आता है। तो ए सी डी इसका उत्तर आपका हो गया। फिर है आपका कि डेविड ईस्टन के इनपुट आउटपुट विश्लेषण के चर नहीं है। तो यहाँ पे किस किस की बात हमने देखी थी, हमने डिमांड देखा था, सपोर्ट देखा था, फीडबैक देखा था। तो ये दो आपके नहीं थे। तो यहाँ पे आपका पृष्ठभूमि भी आपका इनपुट और आउटपुट विश्लेषण के चर नहीं है, पूछा है ना। तो ए और बी यहाँ पे नहीं होगा, नहीं है, पूछा है ना। तो ये आपका नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये तीन तो इसमें है। ओके, तो ये दोनों आपके नहीं होंगे, ये हमने पढ़े थे यहाँ पे। यहाँ पे इनपुट में क्या क्या आएगा, मांग हो गई, यहाँ पे समर्थन हो गया, और निर्णय यानी प्रक्रिया लोगों की। तो ये आपका फीडबैक भी आपका यहाँ पे आएगा, आपने देखा होगा यहाँ पे। तो ये ऐसे करके यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा इनपुट आउटपुट विश्लेषण के चर नहीं है, मांग, समर्थन और प्रतिपुष्टि है, लेकिन ए और बी आपका नहीं है। तो ये था कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के इनका परिचय। अब देख लेते हैं 1 बाय 1 इसको फिर से। तो इसमें हमने जाना कि तुलनात्मक राजनीति के दृष्टिकोण का विकास कैसे हुआ। तो सबसे पहले हमने देखा कि
तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा, फिर आया पूर्व आधुनिक काल से संस्थागत अध्ययन। तो हमने बोला कि जो तीसरी सेंचुरी थी वहां से 17वीं सेंचुरी तक पूर्व आधुनिक काल चला, तो जिसको आप आधुनिक काल, पूर्व आधुनिक काल भी कहते हैं, जो अरस्तु के समय, प्लेटो के समय बहुत सारा अध्ययन होता था। फिर 18वीं से 20वीं सदी तक आपका, जिसको आप पारंपरिक दृष्टिकोण भी कहते हैं, आधुनिक अध्ययन में ये शामिल होता है आपका पारंपरिक दृष्टिकोण, आधुनिक उपागम में नहीं, आधुनिक। तो पूर्व जो कि अनुमानक था, अनुमानात्मक, यानी जो अरिस्टोटल की जो पद्धति थी आगमनात्मक, तो यहाँ पे आपके तथ्यों से अधिक विचारों और कल्पनाओं पे आधारित था, केवल कल्पनाएं की जाती थी। मानकीय था, यानी वैल्यू पे बेस्ड था, आपका स्वजाति केंद्रित था। तो अरस्तु का तुलनात्मक अध्ययन से, यहीं से तुलनात्मक राजनीति में वर्गीकरण की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले अरस्तु ने ही तुलना की थी बहुत सारे संविधानों का, तो ये उनका पहला व्यवस्थित प्रयोग था, जिस कारण से उनको क्या कहा जाता था, आपका तुलनात्मक राजनीति का पिता। फिर उसी समय आपके पॉलीबियस और सिसरो ने भी बहुत सारा अध्ययन किया था। तो पॉलीबियस और सिसरो जो कि मध्यकाल में आते हैं, तो वहां पे उन्होंने क्या किया, शक्ति साझाकरण और निश्चित मॉडल का उपयोग किया, राजशाही, कुलीन तंत्र, लोकतांत्रिक प्रणाली कैसे काम करती है। फिर आता है 15वीं शताब्दी में मैकियावेली, जो कि उदारवाद के बाद आते हैं, मतलब उदारवाद के बाद नहीं, यानी जो पुनर्जागरण है उसके बाद। तो वहां पे उन्होंने शासन के बारे में बताया कि सदियों के अंतराल के बाद मैकियावेली ने सबसे पहले तुलना की थी, कब, 15वीं शताब्दी में। तो फिर आया एक नया प्रतिमान, जो आधुनिक अध्ययन की शुरुआत होती है। तो 20वीं सदी में आपके एक सेपरेट सब्जेक्ट के रूप में आपकी शुरुआत होती है इसकी, फिर से उदारवाद के बाद आधुनिक काल में। ओके, तो आधुनिक काल में आपका सबसे पहला जो दृष्टिकोण है वो कौन है, पारंपरिक दृष्टिकोण। फिर है आधुनिक अध्ययन पे फोकस किया, यूरोसेंट्रिक था आपका, बहुत सारे, मतलब यूरोसेंट्रिक, यूरोप पे केंद्रित था, यूरोप के देशों का ही अध्ययन किया जाता था, यूरोप तक ही सीमित था, इसलिए इसको संकीर्ण कहा गया आपका। ये यूरोप, ब्रिटेन, फ्रांस केवल यहीं की शासन पद्धति का अध्ययन करता था, लेकिन यह अध्ययन पूरी तरह से संस्थाओं, सरकारों और शासन व्यवस्थाओं के विश्लेषण तक आपका सीमित था, केवल बोलता था कि संविधान का अध्ययन किया, हो गया देश का अध्ययन। तो ये आपका। फिर आ गया आपका मोंटेस्क्यू ने बोला शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किया। वहां पे उन्होंने जो शक्ति पृथक्करण, वहां पे एक बुक लिखी है, उसमें उन्होंने कहा कि शासन पद्धति का अध्ययन किया, आपका यूएस और फ्रांस की शासन पद्धति का अध्ययन किया था उन्होंने। तो वहां पे इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, तो ये इनका इम्पोर्टेंट है। फिर जो तुलनात्मक पद्धति का विकास, जेएस मिल हो गया, फ्रीमैन हो गए, तो उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। टॉकेवेली की बुक आपसे पूछी जाती है, डेमोक्रेसी इन अमेरिका। फिर आधुनिक काल में अगर बात, तो इसके महत्वपूर्ण ये विचारक है संस्थागत दृष्टिकोण से। तो जो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है वो भी इसी का पार्ट है आपका। तो उसमें बहुत सारे विचारक आपके आते हैं, जैसे कि लॉरेंस, उन्होंने 5 देशों का अध्ययन किया था। फिर जेम्स ब्राइस हो गए, हर्मन फाइनर हो गए, कार्ल फ्रेडरिक हो गए, तो रॉबर्ट माइकल हो गए, जिनकी बुक है पॉलिटिकल पार्टीज। ऐसे ही डुवर्कर की बुक भी पॉलिटिकल पार्टीज है। तो डुवर्कर का जो सिस्टम है आपका, आपने पढ़ा होगा, पार्टी की बात करती है, सेल टाइप पार्टी, मास टाइप पार्टी, मिलिशिया टाइप पार्टी, ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, बहुत बार आपके प्रश्न पूछे गए। तो पूर्व जो दृष्टिकोण था वो क्या था, 30वीं से पूर्व आधुनिक काल, यानी जिसको आप अरस्तु के समय का दृष्टिकोण कहते हैं। तो ये आपका 3 से 18 सेंचुरी तक आया था, ये 18 से 20, जिसको आप ट्रेडिशनल यानी परंपरागत अप्रोच कहते हैं। तो ये आपका अनुगानात्मक था, मानकीय था, स्वजाति केंद्रित था, दार्शनिक था, और ये तो ये भी आपका सेम था, क्योंकि ये भी अभी नया नया आया था आधुनिक काल में, उदारवाद के बाद। फिर आता है आधुनिक दृष्टिकोण। ये आधुनिक अध्ययन की जब शुरुआत होती है, इसको आप आधुनिक उपागम मत कहना, क्योंकि ये आधुनिक काल में शुरुआत होती है। तो पहला पारंपरिक आता है, उसके बाद अन्य दृष्टिकोण यहाँ पे आती है। तो यहाँ पे आपका व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि किसने दिए, डेविड ईस्टन ने दिए, उनसे प्रेरित है। तो व्यवहारवाद जो कि पारंपरिक दृष्टिकोण के खिलाफ आता है, ये आधुनिक उपागम के तौर पे इसको जाना जाता है। व्यवहारवाद हो गया आपका, उत्तर व्यवहारवाद हो गया।
तो पारंपरिक दृष्टिकोण के खिलाफ एक बौद्धिक प्रक्रिया के रूप में आता है 1970-69 के अराउंड आपका क्या आता है, उत्तर व्यवहारवाद आता है। ये दोनों डेविड ईस्टन ने ही दिए। तो जनरल सिस्टम थ्योरी भी डेविड ईस्टन से है। तो 1950 में व्यवहारवाद आता है। तो चार्ल्स मैरियम इसकी जनक नहीं जाती है, लेकिन राजनीति में इसका प्रयोग डेविड ईस्टन ने किया। पारंपरिक राजनीतिक दृष्टिकोण के खिलाफ यह आता है एक बौद्धिक प्रक्रिया के रूप में, क्योंकि बहुत सारे सेक्टर में आया था और शुद्ध विज्ञान और प्रायोगिक पहलुओं की समाज में बड़ी भूमिका, यानी राजनीति को एक प्योर साइंस, जैसे कि साइंस में होता है आपका कि सिस्टमैटिक स्टडी होती है, वैसे ही बात करती है। हमें केवल फैक्ट का अध्ययन करना, वैल्यू को इग्नोर करना है। तो तथ्यों के महत्व को स्वीकार करता है और मूल्यों की उपेक्षा करता है कौन, व्यवहारवाद। तो मूल्य मुक्त इसको कहा गया। तो प्राकृतिक विज्ञान एक नेचुरल साइंस के रूप में पॉलिटिकल साइंस को प्राथमिकता देने की बात करता है। तो ये आपका नहीं बना पाता है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में हम केवल फैक्ट, तथ्यों का अध्ययन नहीं करते हैं, वहां पे बहुत सारी चीजों का आपका अध्ययन होता है। फिर अवलोकन और आपका कार्य प्रणाली बोलता है कि हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू, प्रोसेस के थ्रू आपका साइंटिफिक रूप से इसका अध्ययन करेंगे, आपके अनुभवजन्य पहलुओं पे जोर देंगे, यूनिफॉर्मिटी लाएंगे, मानव व्यवहार सभी लोग एक जैसा सोचते हैं। तो यहाँ पे ऐसा करना असंभव था। फिर जाते हैं कहाँ पे, अमेरिकन एसोसिएशन, पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के हेड हुआ करते थे, वहां पे जाते हैं, बोलते हैं कि मुझसे गलती हो गई, अब मैं इसमें कुछ सुधार करना चाहता हूँ व्यवहारवाद में। तो उन्होंने एक आवश्यक सुधार किया था व्यवहारवाद में, तो उसको कहा गया आपका क्या, उत्तर व्यवहारवाद, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ये व्यवहारवाद का खंडन नहीं था, बल्कि इसमें एक महत्वपूर्ण सुधार था और एक अंतर्दृष्टि के रूप में, एक अच्छे मॉडल के रूप में आपका उत्तर व्यवहारवाद आता है, उत्तर व्यवहारवाद बन के। ओके, फिर इसमें मूल्य और तथ्य पे जोर दिया जाता है, जो कि परंपरागत जो उपागम था वैसे ही। तो हमने व्यवहारवाद में तथ्य को, मूल्य को खास करके इग्नोर कर दिया था। तो मूल्यों से नदी दोनों को स्वीकार करता है। सामाजिक विज्ञान यानी नेचुरल साइंस के रूप में उसको क्रिटिसाइज तो नहीं, नेचुरल साइंस अब हम उसको प्योर साइंस नहीं बना सकते हैं, बल्कि उसको एक सामाजिक विज्ञान ही आपका रहने देते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। और डाइवर्सिटी, बहुत सारी चीजें होती है मानव व्यवहार में, आपकी विविधता पाई जाती है, बहुत सारे देशों की संस्कृति अलग अलग होती है, लोगों का व्यवहार अलग होता है। तो यूनिफॉर्मिटी की जगह डाइवर्सिटी, समरूपता की जगह आपका क्या लाने की बात करता है, विविधता, डाइवर्सिटी। नेचुरल साइंस यानी प्राकृतिक विज्ञान की तरह आप क्या लाने की बात करता है, सामाजिक विज्ञान। और यहाँ पे तथ्य की जगह दोनों पे, मूल्य और तथ्य पे, बुद्धिजीवियों की भूमिका पे जोर देता है। समाज में दोनों की सकारात्मक और नकारात्मक भूमिका आपकी होती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। तो व्यवहारवाद मूल्य के महत्व को स्वीकार करता है, वैल्यू फ्री के रूप में इसको बोला जाता है, केवल तथ्यों के महत्व को स्वीकार करता है, ओनली फैक्ट, जैसे कि साइंस में होता है सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ फैक्ट। तो रचनात्मक नहीं, बल्कि जो उत्तर व्यवहारवाद है काफी इंपॉर्टेंट है, तथ्यों और मूल्यों दोनों को स्वीकार करता है। बोलता है कि हर व्यक्ति का अपना अपना दृष्टिकोण है, उसका सोचने का तरीका अलग है, बहुत सारी विविधता आपकी पाई जाती है व्यक्ति व्यक्ति के व्यवहार में। और प्राकृतिक विज्ञान को प्राथमिकता, ये सामाजिक विज्ञान को प्राथमिकता। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं मात्रात्मक भाग द्वारा समर्थित, प्रकृति में गतिशील, शुद्ध विज्ञान और प्रायोगिक पहलुओं पर जोर देता है। यहाँ पर बोलता है कि हम विज्ञान की तरह भी पॉलिटिकल साइंस में क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, यानी इसको प्योर साइंस बनाएंगे। ये बोलते हैं कि ऐसा संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि ये समाज से रिलेटेड है। आप समाज से रिलेटेड चीज को कैसे साइंस बना सकते हो। ओके, तो ये बोलता है अवलोकन और वैज्ञानिक सत्यापन। ये बोलता है कि जो प्रैक्टिकल थ्योरी है काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका इसमें अंतर, तो ये एक रूपता, ये विविधता पे आपका जोर देता है। तो ये डेविड ईस्टन के बारे में आप पढ़ सकते हैं। कल हम इस पे एक वीडियो बनाएंगे कि कैसे डेविड ईस्टन की जो प्रणाली है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। तो यहाँ पे हमने तुलनात्मक राजनीति में व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद के बारे में देखा। तो व्यवहारवाद तथ्य और मूल्यों का संतुलन केवल तथ्य की बात करता है, लेकिन उत्तर व्यवहारवाद दोनों की बात करता है, मूल्यों और तथ्यों में संतुलन। यहाँ पे व्यवहारवाद केवल फैक्ट की बात करता था और उत्तर व्यवहारवाद आपके दोनों की बात करता है। तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट दृष्टिकोण है, जो कि आपका, तो आप इसमें अंतर देख सकते हैं, क्योंकि दोनों किसने दिया था, डेविड ईस्टन ने दिया था, उत्तर व्यवहारवाद और व्यवहारवाद। तो इसमें ये एक चार्ट है आपका, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसमें केवल मानव व्यवहार, इनपुट आउटपुट काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि बाद में आपका आता है। तो ये इसकी समरी है आपकी अप्रोचेस ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो प्री मॉडर्न टाइम पीरियड अगर लो तो अरस्तु के समय 3वीं से 18वीं सदी तक, 17th सेंचुरी तक,
एरिस्टोटल, मैकियावेली, ये आपके प्री मॉडर्न टाइम पीरियड में आते हैं। और यहाँ पे मॉन्टेस्क्यू हो गया, ये सब आपके बाद में आपके आते हैं। तो यहाँ पे ये आपका काफी इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले अध्ययन किया किसने किया, एरिस्टोटल हो गया, पॉलीबियस, सीसरो हो गया। फिर है अर्ली सेंचुरी, जिसको आप मॉडर्न स्टडीज का बिगनिंग भी कहते हैं, जहाँ से परंपरागतवाद आता है आपका ट्रेडिशनलिज्म, तो ये इम्पोर्टेंट है। फिर आपका कब से ये शुरू होता है, कहाँ शुरू होता है, बहुत सारे अन्य लोग आते हैं जैसे कि मॉरिस टूवकर इम्पोर्टेंट है, आपका पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बताते हैं, ये किस में आते हैं, और माइकल हो गया। फिर हमने देखा कि व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद में क्या अंतर है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि व्यवहारवाद किसने दिया, कब आया और क्यों दिया गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।